करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो देखो 4.4 एक छोटी एक्सरसाइज है। मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, 4.4 बेसिक एक्सरसाइज है 4.5 के लिए। अगर तुम 4.5 को समझना चाहते हो तो तुम्हें 4.4 आनी चाहिए। 4.4 के अंदर अधूरी बातें बताई गई हैं, पूरी बातें तुम्हें किस में बताई जाएंगी? 4.5 में। 4.5 मेन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, समय वेस्ट ना करते हुए। यहां पर तुम्हें दो टॉपिक मिलेंगे छोटे छोटे, यहां पर तुम्हें दो टॉपिक मिलेंगे भाई छोटे छोटे, माइनर और कोफैक्टर। क्या निकालना सीखना होगा तुम्हें? माइनर्स और कोफैक्टर्स, 2/2 के अंदर भी और 3/3 डिटरमिनेंट के अंदर भी, दोनों के अंदर तुम्हें माइनर निकालने आने चाहिए और कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं भाई, एनसीईआरटी तुम सभी के पास होनी चाहिए। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। देखो फर्स्ट है हमारा 2, -4, 0 और 3। मुझे बताओ ये 2/2 का डिटरमिनेंट है ना, ये डिटरमिनेंट हमारा 2/2 का है। तो देखो इसके अंदर हमसे माइनर पूछा गया है और कोफैक्टर्स पूछा गया है। तो निकालते हैं। माइनर और कोफैक्टर निकालने की एक टेक्निक होती है और एक तरीका होता है। एक टेक्निक और एक तरीका, मतलब कि टेक्निक कहने का मतलब शॉर्टकट बोल रहा हूं मैं, और तरीका मतलब समझाने वाला तरीका, है ना। तो पहले मैं तुम्हें समझाने वाले तरीके से करवाऊंगा, फिर बाद में टेक्निक बताऊंगा। गारंटी है तुम टेक्निक ही फॉलो करोगे, क्योंकि वो शॉर्टकट ही इतना है ना। चालू बच्चे तुम हो ही वैसे ही। देखो तुम्हें मालूम है ना, ये पहला एलिमेंट क्या होता है? 1 1। मैट्रिक्स में मालूम है ना, ये वाला एलिमेंट क्या होता है? 1 2। ये एलिमेंट क्या होता है? 8 2 1। और ये वाला एलिमेंट क्या होता है? 8 2 2। ये तो देखना आता है ना, ये देखना तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं क्योंकि तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में खूब नॉलेज है। और यही वजह है मैट्रिक्स को पहले करवाया जाता है और डिटरमिनेंट को बाद में करवाया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस चलता है, मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। ये तो होते हैं एलिमेंट A11 A12 A21 A22 आता है ना, देखना। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, है ना। बिल्कुल इसी तरह से इनके माइनर को दिखाया जाता है, बोर्ड पे देखना। देखो पहला माइनर M11, दूसरा माइनर M12, M21, M22। समझ में आ गई ना बात? माइनर को किससे दिखाया जाता है? M से। हाथों हाथ में तुम्हें कोफैक्टर भी बताता हूं। पहला कोफैक्टर C11, C12, C21, C22। इसका मतलब ये हुआ कि 2/2 के अंदर कितने माइनर होते हैं? 4 माइनर। 2/2 के अंदर कितने कोफैक्टर होते हैं? 4 कोफैक्टर। 3/3 के अंदर कितने माइनर होते हैं? 9 माइनर। और कितने कोफैक्टर होते हैं? 9 कोफैक्टर। अब तुम्हें मैं एक खास बात बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर माइनर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? कोफैक्टर की। आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, 6 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, माइनर की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि फिर माइनर पढ़ क्यों रहे हैं जब जरूरत ही नहीं है? माइनर पढ़ क्यों रहे हैं जब जरूरत ही नहीं है? अब ध्यान से सुनो, पढ़ इसलिए रहे हैं, कोफैक्टर तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें क्या समझ में आ जाएंगे? माइनर। कोफैक्टर तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें माइनर समझ में आ जाएंगे। एक बार माइनर समझ में आ गए, फिर तुम लोगों को कोफैक्टर डायरेक्ट निकालना है, मैं खुद कह रहा हूं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में और 6 नंबर वाले क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी माइनर निकालना ही नहीं है, तो हमेशा क्या निकालना है? कोफैक्टर। लेकिन पहले क्या सीखना पड़ेगा? माइनर। तो सीखते हैं, देखो कितना आसान है। पहले समझा रहा हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। M11, इसका मतलब क्या है? पहली रो
दूसरा कॉलम मैं मार्कर की हेल्प लूंगा भाई, है ना, या फिर चलो मार्कर छोड़ो, डस्टर की हेल्प ले लेते हैं। M11 है ना, देखो पहली रो पहला कॉलम, बोर्ड पे देखो पहली रो है ना, पहला कॉलम, बताओ क्या बचा, 3 बचा ना, देखो इधर बोर्ड पे पहली रो पहला कॉलम क्या दिखाई दे रहा है, 3, M11 आ गया 3। ध्यान से देखो बोर्ड पे, M12 पहली रो दूसरा कॉलम, देखो बोर्ड पे अब पहली रो और दूसरा कॉलम क्या दिखाई दे रहा है, 0। बड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में, 0। अब M21 दूसरी रो पहला कॉलम, देखो दूसरी रो पहला कॉलम क्या बना, -4, -4। अब देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या दिखाई दे रहा है, 2, 2। माइनर आ गए, माइनर तुम्हारे निकल आए, माइनर तुम्हारे निकल आए, ठीक है, आ गए ना माइनर। शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, पहले कोफैक्टर देख लो। माइनर में और कोफैक्टर में इतना सा भी फर्क नहीं होता, देखो बोर्ड पे, माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ इतना सा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल इतना सा फर्क है, जरा सा, ये दिख रहा है, इतना सा, ठीक है। फर्क है साइन का, पहले तो जो माइनर आया ना वही माइनर इधर लिख दो बिना सोचे समझे, 3, 0, -4, 2। माइनर से कोफैक्टर में फर्क होता है सिर्फ साइन का, माइनर से कोफैक्टर में सिर्फ किस चीज का फर्क होता है भाई, साइन का फर्क होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें बताया था ओड, ओड में तो आता है माइनस, और इवन, इवन में आता है प्लस, ओड में आता है माइनस और इवन में आता है प्लस। जरा जल्दी से देखना, फटाफट से बताना, 1 और 1 2, 2 इवन होता है ना, प्लस आएगा, प्लस ही रहने दो। 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 क्या है, ओड, माइनस आएगा ना, बताओ 0 के साथ माइनस लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें तो माइनस रहने ही दो, समझ रहे हो ना। 0 के साथ माइनस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि 0 है। नीचे देखो 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 क्या होता है, ओड, ओड है तो माइनस आएगा ना, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, एक और माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर देखो 2 और 2 क्या होता है, 4, और 4 क्या होता है, इवन, प्लस ही आएगा ना, प्लस ही रहने दो। समझ में आई बात। माइनर के अंदर हम साइन नहीं बदलते हैं, कोफैक्टर के अंदर हम साइन बदलते हैं, और कैसे बदलते हैं, ओड और इवन को देखकर। साइन कैसे बदलते हैं, ओड और इवन को देखकर। अब मुझे बताओ क्या तुम डायरेक्ट कोफैक्टर बना लोगे, बिल्कुल। कोफैक्टर डायरेक्ट बनाने में क्या दिक्कत है भाई, माइनर का करे ही क्या है तुमने, माइनर में ये चीज लिखी थी उसी को तुमने कोफैक्टर में लिख दिया है ना, इसलिए। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूं 2/2 के लिए, ध्यान रखना जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं वो शॉर्टकट 2/2 के लिए ही है, 3/3 में तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि 3/3 में तो तुम्हें समझकर ही सॉल्व करना है, शॉर्टकट से नहीं कर सकते उसमें। शॉर्टकट देखो, कभी z बनाया है, z बनाया होगा कई बार, ये होता है ना z। ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं z को, ऊपर से शुरू करते हैं, समझ रहे हो ना ये चीज। अब मैं तुम्हें उल्टा काम बताऊंगा, ऊपर से शुरू मत करो, नीचे से शुरू करो। देखो वोट पे उल्टा z, सीधा z नहीं, उल्टा z, देखो वोट पे, समझ में आई बात। अब इधर देखो, देखो 3 0 -4 2, 3 0 -4 2, माइनर निकल आएंगे, एक ही स्टेप के अंदर क्या निकल आएंगे, माइनर। फिर से देखो उल्टा z बनाना है, 3 0 -4 2, 3 0 -4 2, डायरेक्ट कोफैक्टर देखो, 3 0 -4 2, 3 0 -4 2, साइन तो तुम बाद में ही बदल लेना, साइन तो तुम्हें बाद में बदलने पड़ेंगे ना, कोफैक्टर में पहले लिख लिया करो, बाद में साइन बदले करो, ठीक है। ये होता है 2/2 का। देखो अब अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं, सेकंड पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट तुम लोगों को डायरेक्ट करना है,
डायरेक्ट का मतलब है वही शॉर्टकट वाले तरीके से करना है, ACBD। देखो लिखने में बहुत टाइम लगेगा M11, लेकिन करने में टाइम नहीं लगने वाला। M12, M211, सॉरी M21 और M22। देखो उल्टा Z बोला था ना, DBCA, DBCA, सॉरी A। अब निकाल के देख लेना, ये आएंगे। हाथों हाथ में कोफैक्टर बना दूं। कोफैक्टर में क्या होता है, साइन चेंज करना है बोर्ड पे। देखो 1 और 1 क्या होता है, इवन, है ना, प्लस ही रहने दो। 1 और 2 क्या होता है, 1 और 2 को ऐड करोगे 3, और 3 क्या होता है, ओड, ओड में आता है माइनस। 2 और 1 क्या होता है, 3, 3 होता है ओड, और ओड में आता है माइनस। 2 और 2 कितना होता है, 4, और 4 होता है इवन, और इवन में आता है प्लस। ध्यान रखना मैंने साइन यहीं पर चेंज कर दी है, लेकिन तुम कोफैक्टर में चेंज करना, मैंने तो माइनर में ही करके बता दी है। मैंने तुम लोगों को साइन चेंज करने की टेक्निक को माइनर के अंदर ही सिखा दी है ना। तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना, कोफैक्टर में आएगा ये सब। ये सब किसके अंदर आएगा भाई, कोफैक्टर में आएगा। कभी तुम इसी में पेल पाल दो। तो इस चीज का ध्यान रखिए करो, गलती ना होए। उल्टा Z भले ही बना रहे हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ना M11, M12, ये तुम्हें इसी ऑर्डर में लिखने हैं। अगर तुमने किसी और ऑर्डर में लिख दी है तो गलती हो जाएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। इस बात का तुम्हें जरूर ध्यान रखना है, मतलब कि 11, 12, 21, 22 इसी ऑर्डर में लिखने हैं तुम्हें, माइनर और कोफैक्टर दोनों, माइनर और कोफैक्टर दोनों। ध्यान रखना माइनर तो हम बस सीख रहे हैं, कोफैक्टर के लिए माइनर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं होएगा। यूज क्या होएगा तुम्हारा, कोफैक्टर। ठीक है, माइनर इसलिए सीखा जा रहा है ताकि हम उस काम को कर पाए। ये तो थे 2/2 के, अब हम करेंगे 3/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी माइनर और कोफैक्टर पूछे, लेकिन डिटरमिनेंट कैसा दिखाई दे रहा है, 3/3 का। एक काम करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है। क्योंकि देखो फर्स्ट के अंदर है ना, फर्स्ट के अंदर जीरो बहुत सारे हैं, तो उसमें मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, उसमें इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तुम्हें सॉल्यूशन कर करके दिखाना है, और उसके अंदर दुनिया भर के जीरो हैं, तो उसमें ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट को तो तुम खुद ही कर लेना, वो ज्यादा आसान रहेगा। सेकंड पार्ट में करा देता हूं। फर्स्ट पार्ट को मैं इसलिए खुद से करने के लिए दे रहा हूं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीरो है, मुझे कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं सॉल्यूशन करने के लिए तुम्हें सेकंड करके दिखा रहा हूं। हालांकि सेकंड के अंदर भी देखो 2 जीरो तो वैसे ही आ रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट को तुम खुद ही कर डालोगे, फर्स्ट ज्यादा आसान है, सेकंड में कर लेता हूं क्योंकि सेकंड के अंदर डिजिट्स है और वहां पर हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट में बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं होता, डायरेक्ट आ जाते सारे आंसर, और फिर इतना अच्छे से समझ में आता नहीं, इसलिए मैं सेकंड पार्ट पहले करवा रहा हूं, फर्स्ट को तुम खुद से कर लेना। तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं, 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ये चीज है ना। ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बताया हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी क्या होते हैं, कोफैक्टर्स, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दोनों पूछे हैं, इसलिए मैं तुम्हें दोनों सिखाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें दोनों सिखाऊंगा। अब देखना बोर्ड पे, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि 9 निकल कर आएंगे, 9, और 9 लिखने में स्पेस चाहिए, है ना। पहले मैं इनके फॉर्मेट बना लूं, देखो क्या क्या बनेंगे माइनर, M11, M12, M13, है ना, M21, M22, M23, है ना, M31, M32, M33। बताओ ये तो बनेंगे माइनर्स। कितने बनने वाले थे, 9। 9 एलिमेंट
नो माइनर नो कोफैक्टर, समझ रहे हो ना। एक बार तुम्हारे माइनर बन जाए बस, कोफैक्टर तो यूं ही बन जाएंगे, फिर माइनर का होता है मेन काम। अब देखो जरा, तरीका यहां पर भी वही है जैसे 2x2 में सिखाया था ना, वही तरीका यहां पर है। फर्क इतना है, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, वहां पर तो शॉर्टकट था उल्टा z। यहां पर तुम उल्टा z नहीं बना सकते, यहां पर तुम उल्टा z नहीं बना सकते। मैंने सेकंड पार्ट इसलिए चुना है क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर बहुत सारी डिजिट्स हैं, तो वहां पर सॉल्यूशन करने में ज्यादा सही रहेगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर डिजिट कम थी, 0 ज्यादा थी, तो वहां पर कुछ खास सॉल्यूशन नहीं होता, यहां पर ज्यादा होगा। अब देखो वर्ड पे तरीका वही है, देखो 1 1 पहली रो पहला कॉलम है ना, देखो वर्ड पे पहली रो है ना, पहला कॉलम, ये दिखाई दिया तुम्हें। पहली रो और पहली कॉलम को ढकने के बाद क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, बच गया 5 -1 1 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक काम करता हूं, मार्कर की हेल्प लेता हूं। देखो ये डस्टर की हेल्प लेता हूं। देखो पहली रो तुम्हें मालूम है ना, पहली डिजिट क्या होती है, रो, और दूसरी डिजिट क्या होती है, कॉलम। पहली डिजिट क्या होती है, रो, और दूसरी डिजिट होती है कॉलम। अब देखना बोर्ड पे, पहली तो हो गई रो और पहला क्या हो गया, कॉलम। क्या क्या बच गया, 5 -1 1 2। समझ रहे हो ना। अब जरा इधर देखो, M12 पहली रो दूसरा कॉलम, देखो वर्ड पे पहली रो है ना, पहली रो हो गई, और क्या हो गया, दूसरा कॉलम। क्या बच गया, 3 -1 0 और 2। समझ में आ रहा है ना। मुझे बताओ, हर एक माइनर के अंदर तुम्हें यही काम करना है, हर एक माइनर के अंदर तुम्हें यही काम करना है। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, है ना। सबके अंदर तुम्हें यही काम करना है। मैं तुम्हें आगे बता देता हूं आगे क्या करना है। बोर्ड पे देखो, इनको फिल कर लोगे ना, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये बॉक्स बना लोगे ना। अब देखो बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, बोर्ड पे देखो, ये 2 इसको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करना तुम्हें आता होगा। देखो बोर्ड पे 5 दूनी कितने हो गए, 10, माइनस 1 × 1 पहले से ही माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 10 और 1 कितना निकल आया, 11। समझ में आ रहा है ना। देखो ये वही है जो तुम 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो। 5 दूनी कितने हो गए, 10, और 1 1 जाओ कितने हो गए, 1 माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 11। अब इधर देखो जरा, स्पेस थोड़ा सा कम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए यहां से रब कर दूं, बाद में लिख लेना, अपने रजिस्टर में लिख लेना, मैंने तो रब करा है। देखो अब इधर 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6, और 0 की 1 से करोगे 0, तो 6 में से 0 गए 6। मैं तुम्हें एक सॉल्व करके और दिखा देता हूं वही फटाफट से। देखो ये वाला सॉल्व करके दिखा देता हूं, या फिर चलो ये वाला कोई सा भी कर लो। वैसे तो सबको करने का अपना एक तरीका है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हो तुम। सारी बराबर बैठेंगे, 3 2 कर लो, चाहे तुम 3 2 ही कर लो, है ना। देखो 3 2 में तीसरी रो दूसरा कॉलम, देखो वट पे तीसरी रो दूसरा कॉलम, है ना, तीसरी रो दूसरा कॉलम, क्या क्या बच गया, 1 4 3 -1। एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन करो तो पूरा फोकस क्वेश्चन पर ही हो, क्योंकि इतनी छोटी छोटी डिजिट्स, इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन है, इतनी छोटी छोटी जगह है जहां पर गलती हो सकती है, और छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करवा देगी। कोफैक्टर की जरूरत इनवर्स निकालने में पड़ती है, कोफैक्टर की जरूरत किस में पड़ती है, इनवर्स निकालने में। ये वही इनवर्स है जो तुमने चैप्टर 3 में रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला है, यहां पर भी निकालेंगे। ध्यान रखना, अगर एक भी माइनर गलत हो गया, इनवर्स पूरा गलत हो जाएगा, एक भी माइनर गलत होने से। 9 माइनर के अंदर तुम्हारा एक माइनर भी गलत है, मतलब कि एक कोफैक्टर भी गलत है, पूरा इनवर्स खत्म है फिर। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये रब करके बोर्ड पे देखना जरा।
बताओ कैसे करते हैं। 1 की -1 से करी -1 माइनस 3 की 4 से करी 3 चौक कितने होते हैं 12। बताओ -1 और -12 यानी कि माइनस के 13। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें बस कितने निकाल कर दिखाए। देखो वोट पे मैंने तुम्हें एक निकाल के दिखाया है, दूसरा निकाल के दिखाया है और तीसरा निकाल के दिखाया है ना। बाकी के तुम पूरे कर लोगे ना। मेरे पास स्पेस कम है। अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो इतने से ही समझ में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है ना। निकालने को तो मैं सारे निकाल दूंगा ना, बाकी के तुम कर लेना। अब मैं तुम्हें कोफैक्टर बता देता हूं। कोफैक्टर में वही है जैसे 2/2 में था, साइन चेंज करने हैं। देखो वट पे मैंने तुम्हें 3 निकाले हैं बस। M11 निकाला है, M12 निकाला है और M32 निकाला है बस। M11 कितना निकाला है 11, M12 कितना निकाला, M12 निकाला है 6 और M32 कितना निकाला है -13। समझ रहे हो ना। मैं तुम्हें इनके कोफैक्टर बना के दिखा देता हूं, फिर कर लोगे ना। ध्यान रखे करो, जिस तरीके से मैंने ये माइनर निकाले ना 3 माइनर, उसी तरीके से सारे के सारे माइनर निकलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इनके कोफैक्टर बना के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। C11 C12 C32 -13 6 11। मैंने बताया था साइन का फर्क होता है। बोर्ड पे देखो, 1 और 1 को ऐड करोगे 2 और 2 क्या होता है इवन, प्लस आएगा ना, प्लस ही रहा। अब इधर देखो 1 और 2 को ऐड करोगे 3 3 क्या होता है ओड, माइनस आएगा ना, माइनस लग गया। 3 और 2 को ऐड करोगे 5 आएगा, 5 क्या होता है ओड, माइनस आएगा ना। एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस और आ गया। अब तुम्हें माइनर और कोफैक्टर 3/3 में भी निकालने आ गए। अब इसका फर्स्ट पार्ट करके देख लेना, हो जाएंगे। मैंने 1-2 माइनर सिखाए हैं, मुझे मालूम है। मैंने तुम्हें बस 1-2 माइनर सिखाए और उससे तुम्हें माइनर और कोफैक्टर निकालना काफी क्लियर हो गया होगा और काफी आसान भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें याद दिला देता हूं। मैंने तुम लोगों को डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था। ठीक है, कैसे डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। तो वो तरीका तो हमेशा याद रखना ही रखना है, लेकिन कभी कभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि वो जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका कब लगाना है। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका जो है मैं बताने वाला हूं। ठीक है, वो कभी भी तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं लगाना, वो तब लगाना है जब क्वेश्चन बोलेगा। दूसरी बात, वो तरीका जब भी आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों वाला तरीका है, छोटा सा तरीका है। ठीक है, अभी अभी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या सीखा, अभी अभी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर कोफैक्टर निकालना सीखा। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कोफैक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से, कोफैक्टर की सहायता से तुम डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करो। ठीक है, तो वही मैं कहना चाहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी कोफैक्टर का इस्तेमाल करके हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। ठीक है, अच्छा, जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करते थे तो या तो R1 से करते थे या फिर R2 से या R3 से या C1 से C2 से C3 से। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी जब तुम कोफैक्टर की हेल्प लेकर डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करोगे ना, तो मुद्दे की बात यह है कि किसके कोफैक्टर, R1 के, R2 के, R3 के या C1 के, C2 के, C3 के, किसके कोफैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बता देता है किसके कोफैक्टर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। कौन सी रो की बात करी है इसने, इसने बात करी है R2 की। तो सिर्फ किसके कोफैक्टर निकालूंगा, R2 के, सिर्फ और सिर्फ किसके कोफैक्टर निकालूंगा, R2 के। ठीक है, हाँ, और इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट, मतलब कि सेकंड रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके। देखो, कोफैक्टर का इस्तेमाल करके क्या करना है, इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट लिख लेते हैं पहले तो भाई। 5 2 1 3 0 2 8 1 3, ये आ गया।
अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इससे ज्यादा अच्छी बात तो दुनिया में बनी ही नहीं। ठीक है, खैर उसने कहा था कि R2 के कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है। भाई इस्तेमाल तो तभी कर पाऊंगा ना जब मेरे पास होंगे, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो R2 के निकालने, सिर्फ R2 के। मुझे बताओ ये है ना R2, ये है R2। मैं ना अब तुम लोगों को सीधा निकलवाऊंगा, सीधा कोफैक्टर निकलवाऊंगा। देखो ये कौन सा है, देखो दूसरी रो पहला कॉलम, देखो C21 है ना, दूसरी रो पहला कॉलम। बताओ जीरो कौन सा है, दूसरी रो दूसरा कॉलम C22। समझ में आई बात। अब अगला देखो कोफैक्टर, दूसरी रो तीसरा कॉलम है ना C23 है ना। अब कैलकुलेट करेंगे। देखो कैलकुलेट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम है कैलकुलेट करना। देखो 21 दूसरी रो पहला कॉलम, क्या बच गया 3823। अब इधर देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बच गया 5813। जल्दबाजी में अगर तुमने एक डिजिट भी गलत ले ली, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की यही दिक्कत है। आसान तो बहुत होते हैं लेकिन सावधानी फिर भी बरतनी पड़ती है। हमको सावधानी तो फिर भी बरतनी पड़ती है। भाई सारा पानी गिर गया। तो हमको सावधानी फिर भी बरतनी पड़ती है। देखो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, काम कोई सा भी करो सावधान होकर करो। ठीक है, सावधान इंडिया देखते होंगे। अच्छा 23 दूसरी रो तीसरा कॉलम 5312, 5312 है ना। अब सॉल्व करेंगे। अच्छा मैंने बताया था साइन तो लगा लो, साइन लगा लेते हैं। देखो जरा बताओ 2 और 1 कितने होते हैं 3, 2 और 1 कितने होते हैं 3, और 3 क्या होता है ओड, माइनस का साइन। समझ में आई बात। अब इधर देखो 2 और 2 कितने होते हैं इवन, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 क्या होता है इवन, प्लस ही रहने दो। 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 5 क्या होता है ओड, माइनस का साइन लगा लो। समझ में आ गई ना बात। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। अब इधर देखो 5 3 जा 15, 8 1 जा 8। इधर देखो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। 9 में से 16 गए माइनस के साथ, और माइनस के साथ और माइनस यानी कि प्लस के साथ। 15 में से 8 गए प्लस के साथ, 10 में से 3 गए 7 और माइनस के साथ। बताओ कमाल की बात है, तीनों के आंसर मिलते जुलते हैं है ना, 7 7 7 है ना। कोई बात नहीं, ये तीनों ही 7 7 हैं। इनका साथ देखकर हैरानी हो रही है हमें। तो देखो अब हम इवैल्यूएट करेंगे। कैसे करना है देखो जरा बोर्ड पे, देखो लिखो डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू, है ना, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू बोला जाता है इसको। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना, इसको ट्रायंगल भी नहीं बोलते वैसे, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, दिखने में लग रहा है ट्रायंगल है ना, डेल्टा बोला जाता है वैसे। ये किसका सिंबल होता है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू का सिंबल होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू का। मैंने पहले भी शायद बताया होगा, खैर कोई बात नहीं है ना। देखो अब तुम्हें कैसे निकालना है, देखो ये कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है 2 1 का। बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो। ये कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है 2 1 का। 2 1 का एलिमेंट क्या है, 2 1 का एलिमेंट ये 2 है। समझ में आ रही है बात। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 7 कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है 2 1 का। 2 1 का एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट क्या है 2 है। ठीक है, एलिमेंट को मैं 2 1 से दिखा रहा हूं, छोटे वाले 2 1 से। ठीक है, A 2 1 से प्लस। अब इधर देखो ये 7 क्या है कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है C22 का। इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट ये है A22। समझ रहे हो ना 2 2, आजकल 2 2 हो जाती है बात बात पर। देखो अब जरा -7 कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है 2 3 का। इसका एलिमेंट क्या होगा देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 3 होगा। ठीक है, अब वैल्यू डालेंगे। देखो समझ में आ गया फॉर्मूला, मैंने तुम्हें फॉर्मूला रटवाया नहीं,
मैंने तुम्हें फॉर्मूला पहचानवाना सिखाया कि कैसे बनाओगे फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना। जो कोफैक्टर होंगे वही एलिमेंट ले लेना। देखो 2 कोफैक्टर है तो एलिमेंट भी 2 3 कोफैक्टर है तो एलिमेंट भी 2 3। इसका मतलब ये हुआ जिस रो के कोफैक्टर है उसी रो के एलिमेंट। देखो A21 कितना है, A21 है 2 और कोफैक्टर कितना है 7 प्लस A22 कितना है 0 और कोफैक्टर कितने हैं ये 7 प्लस A23 कितना है 1 और 23 कितना है कोफैक्टर -7। समझ में आ रहा है ना। एलिमेंट डाल दो कोफैक्टर डाल दो, एलिमेंट डाल दो कोफैक्टर डाल दो, बस और क्या करना है जिंदगी में। और हमारा जीवन में कोई और उद्देश्य है ही नहीं। अब सोल्व करेंगे। देखो 7 2 14, 0 की 7 से करोगे खत्म ही हो गया और 1 की 7 से करोगे -7, 14 में से 7 गए 7। अब ये जो आंसर आया ना इसको तुम उस तरीके से सॉल्व करके देख लो जो मैंने पहले करवा के दिखाया था, ठीक है। बिल्कुल यही आंसर आएगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या वाकई में यही आंसर है, क्योंकि पता चले बाद में गलती हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट यही आंसर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। किसके कोफैक्टर इस्तेमाल करने हैं, थर्ड कॉलम के, है ना। पहले डिटरमिनेंट लिख लेते हैं भाई, किसी के भी बोल सकता है वो। अच्छा ये जो कोफैक्टर इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं। ये जो कोफैक्टर का इस्तेमाल करके हम डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये कब यूज करना है, ये तरीका कब लगाना है, ये तरीका जब लगाना है जब क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था 2 नंबर में या 1 नंबर में आ जाता है और अगर ज्यादा हैवी है तो कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन लगाना तब है जब क्वेश्चन बोले, है ना। अपनी मर्जी से मत लगाना। अपनी मर्जी से तो वही लगाएंगे जो पहले हमने नॉर्मल सीखा था, ठीक है। खैर तीसरे कॉलम के लिए काम करना है। देखो बोर्ड पे, इधर देखो, तीसरा कॉलम, है ना। तीसरा कॉलम देखो ये क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम 1 3, है ना। अब इधर देखो ये क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम C2 3। ये क्या है, तीसरी रो तीसरा कॉलम C3 3, है ना। अब इनकी वैल्यू बनाओ। देखो बोर्ड पे कितना आसान है वैल्यू बनाना। 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम काट दो, क्या बच गया 1y 1z। समझ में आई बात। अब इधर देखो 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम काट दो, क्या बच गया 1x 1z 1x 1z। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं जो कह रहा था ना कि कभी कभी 4 में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 4 के लायक है, ठीक है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी। अभी इसकी कैलकुलेशन पहली बात तो ये कि थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर देखना और मैं भी बहुत तसल्ली से बताऊंगा। देखो तीसरी रो तीसरा कॉलम 1x 1y। अब साइन लगा दो। देखो साइन कैसे लगता है, 1 और 3 4 और 4 होता है इवन, प्लस ही रहने दो। 2 और 3 5 5 होता है ओड, माइनस लगा दो, है ना। देखो जगह कम है, ये लो, है ना। 3 और 3 6 6 होता है इवन, प्लस ही रहने दो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। z माइनस वाई यहां पर, z माइनस एक्स यहां पर, y माइनस एक्स, है ना। ये आ गया ना। अब हम इवेल्युएट करेंगे। तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मैंने बनाना सिखाया था। देखो 1 3 तो A13 C13, है ना। देखो 2 3 तो A23 C23। इधर देखो 3 3 तो A33 C33। अच्छा ये A क्या होता है, ये A क्या होता है, A का मतलब है एलिमेंट, वो एलिमेंट जो हमें क्वेश्चन में से मिलेगा। A13 YZ, C13 Z माइनस वाई। थोड़ा सा फोकस होकर देखना,
प्लस A23 ZX 23, इधर देखो माइनस है, साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बीच में मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ पर, यहाँ की बजाय यहाँ पर लगा दो, आगे क्या दिक्कत है ना। बीच में अजीब सा लग रहा है इसलिए स्टार्टिंग में लगा दिया, ठीक है। अच्छा क्या है, Z माइनस एक्स प्लस A33 XY, यहां पर क्या है y माइनस एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे को यहां पर कंफ्यूजन हो रही है इधर कि ये माइनस आगे कैसे आ गया, देखो A23 मतलब ZX, ठीक है, और C23 मतलब माइनस Z माइनस एक्स, तो बीच में माइनस से नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि बीच में ना मल्टीप्लाई है और बीच में माइनस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। देखो कितना अजीब लगेगा, है ना, मेरे को एक और ब्रैकेट लगाना पड़ जाएगा, इसलिए बीच में ना लगा करके आगे लगा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहीं पर भी लगा दो। देखो 2 की -3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे -3 की 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, -6 ही आएगा, इसलिए माइनस का साइन आगे वाले डिजिट में लगा दो, चाहे आप पीछे वाले डिजिट में लगा दो। कब, जब मल्टीप्लाई होता है। ऐसा कब कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है भाई, हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बहुत मेहनत का काम है भाई, मेहनत का इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वाई जेड की अंदर करूंगा, ध्यान से देखना, वाई जेड की जेड से करूंगा वाई जेड स्क्वायर, है ना, वाई जेड की माइनस वाई से करूंगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस जेड एक्स की जेड से करूंगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, माइनस जेड एक्स की माइनस एक्स से करूंगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और जेड एक्स की एक्स से जेड एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स वाई की वाई से करूंगा तो एक्स वाई की एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई की माइनस एक्स से करूंगा। देखो बेशक मैं कह रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन तुम्हें भी मालूम है ये हमारा काम कौन से लेवल का है, ये काम हमारा 8वीं क्लास के लेवल का है और 9th क्लास के लेवल का है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन का काम नहीं करना तुम्हें, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कॉमन ले, किस में से क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि किसी में से भी कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा है, तो कॉमन क्या क्या लें। देखो मैं एक तरीका बता देता हूँ ध्यान रखने का। पहले जेड वाले इकट्ठे कर लो, जेड वाले बताओ, जेड वाले इकट्ठे करेंगे, ध्यान से सुनो, मैंने जेड वाले इकट्ठे करने को बोला है, जेड स्क्वायर वाले इकट्ठे करने को नहीं बोला। मैंने क्या बोला है, मैंने जेड वाले इकट्ठे करने को बोला है, जेड स्क्वायर वाले नहीं बोला। देखो जेड वाले ढूंढो, कहां है जेड, ये रहा जेड, और कहां है जेड, ये रहा जेड, दोनों को इकट्ठा कर लो। प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, ये रहा, है ना, जेड वाला इकट्ठा करा, अब जेड स्क्वायर वाला इकट्ठा करो, अभी जेड वाला इकट्ठा करा है, अब जेड स्क्वायर वाला इकट्ठा करेंगे। देखो कैसे, जेड स्क्वायर वाला, ये रहा जेड स्क्वायर, ये रहा जेड स्क्वायर, है ना, देखो ये रहा वाई जेड स्क्वायर, और ये रहा माइनस जेड स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। अब जो बच गया उसे लिख दो, यहां से बच गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं, जेड स्क्वायर, ये लो जेड स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से बचेगा वाई, वहां से बचेगा माइनस का एक्स। देखो यहां से जेड स्क्वायर लिया, वाई बच गया, यहां से जेड स्क्वायर लिया, माइनस का एक्स बच गया। अब इधर देखो, इधर से क्या कॉमन लेंगे, देखो एक्स भी दोनों में है और वाई भी दोनों में है, एक्स भी दोनों में है और वाई भी दोनों में, तो एक्स और वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो एक्स तो चला गया, वाई स्क्वायर में से वाई चला गया, वाई बच गया। अब इधर देखो वाई चला गया और एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया, तो एक्स बच गया, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल स्टेप है, बहुत ही ज्यादा आसान स्टेप में करने वाला हूं। देखो तुम्हें मालूम है ना, ये फॉर्मूला होता है, बचपन से सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, क्या लगाया जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दो,
एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखो अब जरा, अब इधर देखो, जेड स्क्वायर, इसे अब देखो मैं ना यहां पर एक चालाकी करूंगा, और क्यों करूंगा अभी पता चल जाएगा, और तुम्हें भी करनी है। देखो कैसे, मैं ना इसके अंदर से क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्यों माइनस कॉमन ले रहा हूं अभी पता चल जाएगा। देखो मैं इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस। मुझे बताओ, मैंने बताया था कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, चलो यहां से जो माइनस कॉमन लूंगा वो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, है ना। माइनस कॉमन लेने पर माइनस बन जाएगा। लेकिन जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन साइन बदल जाते हैं। माइनस का एक्स प्लस का एक्स बन जाएगा, और प्लस का वाई माइनस का वाई बन जाएगा। बिल्कुल यही काम इधर करना है। देखो यहां से भी क्या कॉमन लूंगा, माइनस, तो बाहर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। देखो माइनस का एक्स क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस का वाई क्या बन जाएगा, माइनस का वाई। मैंने क्या करा, मैंने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा क्यों लिया है, देखो इसलिए लिया था, देखो जरा सेम सेम बन गया ना सारा। देखो इस पूरे के अंदर ये वाली टर्म, इस पूरे के अंदर ये वाली टर्म, इस पूरे के अंदर ये वाली टर्म, बताओ कॉमन आ रही है ना। पूरे में से होल कॉमन ले लो। अगर पहले माइनस कॉमन नहीं लेते तो क्या कॉमन ले पाते हम, ऐसे होल कॉमन ले पाते अगर पहले माइनस हमने कॉमन नहीं लिया होता, नहीं ले पाते। क्यों, क्योंकि पहले क्या था y माइनस एक्स, हमने उसको x माइनस वाई बनाया। पहले क्या था y माइनस एक्स, हमने उसको x माइनस वाई बनाया, इसलिए। ठीक है, देखो यहां से तो ये गया बाहर, कॉमन ले लिया, यहां से बचा z, यहां से बचा x प्लस वाई, यहां से ये गया बाहर, क्या बचा, माइनस का जेड स्क्वायर, यहां से ये बाहर गया, क्या बचा, माइनस का एक्स वाई। समझ में आई ना बात। अब देखो, अब एक स्टेप और लेना है, अब भी कॉमन ही लेना है। अब भी ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होएगा, अब भी ये क्वेश्चन कॉमन लेने से ही सॉल्व होएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, अब भी कॉमन ही लेकर काम चलाना है। एक्स माइनस वाई, देखो थोड़ा सा टेक्निकल होकर देखना, बहुत ही सिंपल सा काम मैं पूछूंगा। जेड की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, जेड की एक्स से करी जेड एक्स, जेड की वाई से करी जेड वाई। हाँ ये ऐसे ही चल रहा है, माइनस का एक्स वाई, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला और ये वाला एक साथ लिख रहा हूं, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और इनको एक साथ लिख रहा हूं, जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों करा है, ताकि मुझे कॉमन मिल जाए, ताकि मुझे क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। और अब मुझे कॉमन दिख गया, तो बस एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चन की, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, एक या दो बार, ज्यादा कुछ नहीं, एक या दो बार में काम चल जाएगा, ठीक है। उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है, x, यहां से बचा z माइनस वाई। अब देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, z, तो यहां से क्या बचा, z y माइनस z, है ना भाई। इससे ज्यादा तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, है ना। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सा और कॉमन लूंगा। तुम कहोगे कितना कॉमन लेंगे आखिर, देखो ये है z माइनस वाई और वो है y माइनस जेड। तुम्हें मालूम है ना, साइन का फर्क है, बस डिजिट सेम है। देखो माइनस कॉमन ले रहा हूं अंदर से, साइन बदल जाएंगे, माइनस का z प्लस और प्लस का y माइनस। अब बताओ, अब सेम मिल गया ना। ये देखो z माइनस वाई, जेड माइनस वाई। अब मैं z माइनस वाई को भी क्या करूंगा, बाहर कॉमन लूंगा, x माइनस वाई, यहां से z माइनस वाई बाहर गया, तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर बचा यहां से x और यहां से क्या बचा, माइनस का z। अब जाकर ये प्रूफ हो गया, मतलब सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रूफ वाला तो ये क्वेश्चन नहीं था। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक या दो बार देखोगे ना, और एक या दो बार इसकी लिखकर प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही माइंड में ये सेट होता चला जाएगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।